क्लास 8th हम लोगों ने ज्योग्राफी लेसन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हमने लास्ट में टाइप ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था। अब हम लेसन नंबर सेकंड ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट आज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सॉइल प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे और इसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ये सब हम आज देखेंगे। सॉइल प्रॉब्लम स्टूडेंट, सॉइल प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है? सॉइल प्रॉब्लम क्रिएट होने का मेन कारण डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट है, यानी कि जंगलों का उजड़ जाना, ओवर इरिगेशन, खेतों में अत्यधिक सिंचाई करना, और साथ साथ सॉइल में अत्यधिक मात्रा में केमिकल का यूज़ करना, अर्थात खाद का यूज करना। इन सब से होता क्या है कि खाद का यूज़ कब करते हैं एग्रीकल्चर में? उपज को बढ़ाने के लिए। तो इसका यूज़ करना, ये सब जो होते हैं वो सॉयल पॉल्यूशन और सॉयल इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव, इरोजन का मतलब कटाव, का कारण बनते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कारखाने के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह भी इन्हीं सॉयल के थ्रू जो है वो बहते हैं, और ये सब मिलके जो है वो सॉइल के डिग्रेडेशन का कारण बनते हैं। इरोजन ऑफ सॉइल का मतलब तो हमने बता ही दिया कि मिट्टी का कटाव। इरोजन का मतलब होता है कटाव, मिट्टी का कटाव, यानी कि जो टॉप लेयर सॉइल होती है उसका कट जाना, उसका क्षरण हो जाना, वो टॉप सॉइल इरोजन कहलाता है। ठीक है, यह जो मिट्टी का कटाव है, जो सॉइल इरोजन है, यह जो है नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि विंड से, हवा से मिट्टी का उड़ जाना, है ना, रेन से, बरसात से मिट्टी का जो है कि उड़ जाना, ये सब क्या है? इरोजन है, सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन जो है या सॉइल जो डिप्लीशन है वह जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कौन करता है? आदमी करता है, वनों को काटता है। तो इससे जो होता है वो क्या होता है? सॉइल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओवर ग्रेजिंग जो की जाती है जानवरों के द्वारा, जो अत्यधिक चराई कराई जाती है, इससे क्या होता है? सॉइल जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जो मिट्टी है वो कट जाता है, बह जाता है, उड़ जाता है। इसके अलावा जो फार्मिंग है यानी कृषि कार्य से भी मिट्टी का क्षरण होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं कि जो सॉइल इरोजन है उसको बढ़ावा देने वाली होती हैं, उसको जो है बढ़ावा देती हैं। आइए अब देखते हैं कि जो सॉइल होती है उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए जो है वो अफॉरेस्टेशन ज़रूरी है, यानी कि नए वन लगाना ये बहुत ही ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि वन के जो ट्रीज़ होते हैं वो जो मिट्टी होती है, मिट्टी को अपने रूट में वो जकड़ के रखता है, जिससे कि मिट्टी कटने, बहने और उड़ने नहीं पाती है। तो पहला तरीका तो अफॉरेस्टेशन है, जो है मिट्टी को कंजर्व करने का, सॉइल को कंजर्व करने का। इसके बाद जो सेकंड जो तरीका है मिट्टी को कंजर्व करने का, वह है मेकिंग शेल्टर बेल्ट, है ना, यानी कि वायु रोधक चीज़ों को बना करके, है ना, वो हम जो है मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं। वायु रोधक चीज़ें यानी कि हवा जब तेज़ गति से आती है तो मिट्टी को उड़ा ले जाती है, टॉप सॉइल उड़ जाता है, फर्टाइल मिट्टी उड़ जाता है। तो हम ऐसे जो है कि शेल्टर बेल्ट बनाएं, जैसे कि जगह जगह जो है कि दीवार खड़ा कर दें, घर बना दें, ताकि जो हवा है तो वो रुक जाए, तेज़ गति से हवा जो आ रही है वो धीमी हो जाए और मिट्टी का जो है क्षरण न होने पाए। इस तरह से हम शेल्टर बेल्ट बना करके भी इसके इरोजन को, इसकी समस्या को, इसके प्रॉब्लम को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो अगला तरीका है वो है आपका चेक डैम या बंड्स बना दें, यानी कि डैम बना करके या मेड़ बना करके भी मिट्टी को रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे कि बड़ी बड़ी जब नदियाँ होती हैं तो उसके किनारे डैम बनाया जाता है। डैम अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि कभी भी ऐसी स्थिति आएगी, अगर मिट्टी का किनारा रहेगा तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हुई या बहुत ज़्यादा जो है कि बरसात हुई तो होगा क्या कि डैम टूट जाएगा, मतलब जो मिट्टी का बांध है वो टूट जाएगा और जो है कि पानी तेज़ रफ्तार से बहते हुए मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो इस तरह से हम डैम बना करके जो है मिट्टी के प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, मिट्टी के इरोजन को रोक सकते हैं। इसके अलावा मेड़ बना करके जो मिट्टी का इरोजन है उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा जो अगला तरीका है मिट्टी इरोजन को रोकने का, सॉइल प्रॉब्लम को रोकने का, वो है आपका टेरेस फार्मिंग।
टेरेस फार्मिंग, जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ी माउंटेनस प्लेस जो होते हैं वहाँ पे होता क्या है कि स्लोप पे खेती होता है, और जब बारिश होती है तो स्लोप की जो टॉप सॉइल होती है वो बह जाती है। तो ऐसे जगहों पे हम टेरेस फार्मिंग करते हैं, यानी सीढ़ी नुमा खेत बना करके खेती करते हैं, जिससे कि मिट्टी जो है, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। यानी कि अवरोध जो है कि बनाते हैं मिट्टी के लिए, कि मिट्टी जो है अगर एक जगह से बहे तो दूसरी जगह पर रुके, अगर वहाँ से बहे तो दूसरे जगह पर रुके। यानी कि और पानी की रफ्तार भी, जो बारिश है, बारिश की जो रफ्तार है वह भी जो है टेरेस के से धीमी गति हो जाए, उसकी गति भी क्या हो जाए, स्लो हो जाए। इसके अलावा जो और तरीका है सॉइल इरोजन को रोकने का, सॉइल प्रॉब्लम को रोकने का, वो क्या है कि मल्चिंग प्रोसेस अपनाना, मल्चिंग प्रोसेस। ठीक है, मल्चिंग प्रोसेस होता क्या है स्टूडेंट कि जो सॉइल की फर्टाइलिटी है, मल्चिंग प्रोसेस से होता क्या है कि जो सॉइल की फर्टाइलिटी है वो नष्ट नहीं होने पाती, और ओवर इरिगेशन के बिना हम आराम से खेती कर सकते हैं। इसे ये जो है मल्चिंग प्रोसेस होता क्या है, इसमें होता क्या है कि रो में खेती करते हैं, कतार में खेती करते हैं, जैसे एक कतार ये हो गई, एक कतार ये हो गई, बीच का जो वैकेंट प्लेस है, बीच का जो वैकेंट प्लेस होता है, जैसे कि एक रो ये हो गया, यहाँ पे जो है कि क्रॉप लगा हुआ है, एक रो ये हो गया, यहाँ पे क्रॉप लगा हुआ है, बीच का जो वैकेंट प्लेस होता है उसको हम जो है कि किसी प्लास्टिक से, स्ट्रा से, यानी घास फूस से या किसी चीज़ से उसको हम ढक देते हैं बीच के प्लेस को, जिससे होता क्या है कि उसकी नमी काफ़ी दिनों तक बरकरार रहती है, काफ़ी दिनों तक बरकरार रहती है, अर्थात बार बार सिंचाई नहीं करना पड़ता। और हम जानते हैं कि ओवर इरिगेशन से क्या होता है कि जो टॉप सॉइल, फर्टाइल सॉइल होता है वो बह जाता है, तो वो बहने नहीं पाता। पहली चीज़ कि जो है कि इस प्रोसेस से जो नमी है वो ज़्यादा दिन तक बरकरार रहती है, और जो फर्टाइलिटी है वो भी बनी रहती है। तो ये होता है मल्चिंग प्रोसेस से हम खेती करके भी हम जो है कि मिट्टी की फर्टाइलिटी और जो है सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। इसके बाद आइए हम स्टडी कर लेते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में, यानी कि जल संसाधन के बारे में। हम सब जानते हैं स्टूडेंट कि जो वाटर रिसोर्स होता है वह किसी भी सजीव प्राणी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि वाटर संसाधन के बिना, वाटर रिसोर्स के बिना किसी भी सजीव प्राणी की जीवित रहने की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति को जो है पानी पीने के लिए, कपड़ों को साफ़ करने के लिए, ठीक है, धोने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग वर्क के लिए इसका यूज करना पड़ता है। इसलिए ठीक है, जो वाटर रिसोर्स है वह जो है लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही अधिक ज़रूरी है, बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। आइए हम स्टूडेंट अब वाटर सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं, वाटर यानी कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। हम सब जानते हैं स्टूडेंट कि जो वाटर होता है वो अर्थ सरफेस के नीचे कई रूपों में विद्यमान होता है। जो वाटर होता है वह स्नो के फॉर्म में पर्वतों की चोटियों पे पाया जाता है, यानी ऐसे पर्वत जहाँ जो कि जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, वह भी वाटर का स्रोत है। साल्टी वाटर की बात करें तो साल्टी वाटर के स्रोत कौन कौन से हैं, क्या हैं, ओशन है, सी हैं, और जो फ्रेश वाटर होते हैं वो जो है रिवर से, रेन से या ग्राउंड के नीचे से हमें जो है प्राप्त होते हैं। हम सब जानते हैं कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है वह लगभग 71% जल से कवर्ड है, यानी कि पानी से ढका हुआ है, पानी मौजूद है उस पर 71%। और इस 71% वाटर का 97% जो वाटर होता है वह ओशन में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, और इसको हम पी नहीं सकते क्योंकि ये साल्टी होता है या खारा होता है। यानी 97% जो होता है जब ओशन में पाया जाता है तो बचा कितना, 3%, यानी जो 3% वाटर है वही पृथ्वी के सतह पर फ्रेश वाटर के रूप में है, जिसका कि इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिसका यूज हम कर सकते हैं। लेकिन इस 3% फ्रेश वाटर का 2.9% जो वाटर है वो आइस के फॉर्म में है, वो बर्फ़ के रूप में है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, फ्रेश वाटर है, वह लिमिटेड अमाउंट में, वह सीमित अमाउंट में क्या है हमारे अर्थ सरफेस पर मौजूद है, और यह संपूर्ण मानव जाति के लिए चिंता का विषय है। ठीक है, इसलिए हमें अधिक से अधिक जितना हो सके वाटर को कंजर्व करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम सब वाटर साइकिल के बारे में तो पढ़ा ही होगा हम लोगों ने कि किस तरह से वाटर जो है वो
वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है और सन रेज से हीट होकर के उसका इवैपोरेशन होता है और इवैपोरेशन की प्रोसेस से वह वेपर बनता है, यानी कि वाष्प बनता है। और यह जो वेपर होता है, वो वाष्प होता है, वह हवा में उड़ता है और फिर वह बादलों का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और जब ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है या वेपर की जब अधिकता हो जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। यह रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, जिसको कि हम बारिश कहते हैं। और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, जल को प्राप्त कर लेते हैं। इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आइए अब हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जल प्रदूषण के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के सतह पे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वह एक समान नहीं है। अर्थात कहीं पे अधिक जल पाया जाता है तो कहीं पे जो जल है वो कम मात्रा में पाया जाता है। अर्थात कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि वाटर रिसोर्स के मामले में बहुत ही रिच माने जाते हैं। वह एरिया का कौन से हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन है, यानी उत्तर का मैदान है। यह जो है वाटर के मामले में रिच माना जाता है। और इस उत्तर के मैदान में कौन कौन से स्टेट आते हैं, पंजाब आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ये सब आते हैं। तो ये सब वाटर के मामले में रिच जो है कि रीजन माने जाते हैं। जबकि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे जो वाटर है वो बहुत ही स्कैंटी पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो वो जगह कौन से हैं, जैसे राजस्थान के एरिया हैं जो कि अक्सर करके वाटर प्रॉब्लम को फेस करते हैं। पॉपुलेशन का अत्यधिक इंक्रीज़ होने के कारण जो वाटर की डिमांड है वह भी इंक्रीज़ हुई है, यह सब हम लोग जानते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं उनका अत्यधिक यूज होने लगता है, ओवर एक्सट्रैक्शन होने लगता है। और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। जो वाटर का लेवल है वो गिर जाता है। और अन्य जो फ्रेश वाटर के सोर्स हैं जैसे कि रिवर हैं, कैनाल हैं, ये सब क्या हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि ये सब धीरे धीरे पल्यूटेड हो चुके हैं। और पल्यूटेड क्यों हुए हैं, क्योंकि इसमें जो है नदियों में या जो कैनाल हैं उसमें जो इंडस्ट्रियल या जो एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज होते हैं वो इसमें बहते हैं। और अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ जो मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का वह क्या हो गया है कि पूरी तरह से अनफिट हो गया है ड्रिंकिंग के लिए। सब जानते हैं कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वहाँ पे जो गंगा है वह मेजर रिवर नेटवर्क है। और गंगा नदी के किनारे लगभग 29 सिटीज़ और 70 टाउन सिचुएटेड हैं, जो है कि स्थित हैं। जैसे कि इलाहाबाद, वाराणसी, ऋषिकेश, कोलकाता, ये सब कहाँ हैं, ये सब गंगा नदी के किनारे ही स्थित हैं। और स्टूडेंट, डाटा ये बताता है कि जो हमारी गंगा नदी है उसमें प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ लगभग 1.3 बिलियन लीटर जो सीवेज है वो उसमें गिरता है। और इसके अलावा गंगा नदी के किनारे लगभग 146 यानी 146 जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, ठीक है ना, जो कल कारखानों की इकाइयाँ हैं वो बसी हुई हैं। कहाँ, गंगा नदी के किनारे। और ये इंडस्ट्रीज़ जो वेस्ट हैं वह जो है कि गंगा नदी को जो है कि पॉल्यूटेड करने में अपनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा 1979 में यानी कि 1979 ईस्वी में हुआ क्या था कि द गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था ताकि गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। लेकिन कई तरह के गवर्नमेंट या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके प्रयास के बावजूद जो गंगा का पॉल्यूशन है, जो गंगा रिवर का जो पॉल्यूशन है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ये रहा आपका वाटर पॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे वाटर का कंजर्वेशन, कि वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो वाटर कंजर्व का जो तरीका है उसमें सबसे पहला है वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा का पानी होता है वह
जो है कि बरसात में बह करके नालों में चला जाता है, उसको कंजर्व करके जो है वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। उन पानियों को रोक करके, बरसात के पानी को रोक करके वाटर का कंजर्वेशन किया जा सकता है। और इसके लिए हमको करना क्या होगा कि उस पानी को, उस रेन वाटर को बह करके कहीं किसी गलत जगह पे, गंदे जगह पे जाने से पहले रोक करके उसको सुरक्षित कर लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ऑफॉरेस्टेशन करके, यानी कि नए वनों को लगा करके हम जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। हो, ठीक है। तो ऑफॉरेस्टेशन के जरिए जो है कि होता क्या है कि जो हमको करना क्या होगा कि जो नदियां हैं उनके किनारे हमको पेड़ लगाने होंगे, वृक्ष लगाने होंगे। इसके अतिरिक्त जो हिल स्लोप हैं, जहाँ से मिट्टी बह जाती है ना, जहाँ से पानी रफ्तार से बहती है, उन जगहों पे हमको क्या होगा, वृक्ष लगाने होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्री होते हैं वो रिवर के ओवरफ्लो को कम करते हैं, ओवरफ्लो को रोकते हैं। इसके अतिरिक्त थर्ड तरीका ये है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस, यानी कि लोगों की भागीदारी और जागरूकता फैला करके जो है कि वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। और इस पब्लिक पार्टिसिपेशन में क्या होगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब हमारी भागीदारी, लोगों की भागीदारी। हमें उसमें क्या भागीदारी करनी है कि हम कम से कम जल यूज करें, है ना। हम शावर से स्नान न करके बकेट यानी बाल्टी में पानी भर करके स्नान करें, जिससे हमें पता चले कि हम जो है कि पानी का यूज़ कितना अधिक कर रहे हैं। और जब हम ब्रश कर रहे हों तो डायरेक्ट नल के नीचे न जा करके, बल्कि किसी ग्लास में पानी लेकर के हम जो है ब्रश करें। और जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो टैप जो होती है, टोटी जो होती है नल की, उसको बंद करना ना भूलें। इसके प्रति हमें लोगों के अंदर क्या करना होगा, अवेयरनेस लाना होगा, जागरूकता पैदा करना होगा। इसके अलावा हमने अभी मल्चिंग प्रोसेस से खेती के बारे में बताया कि हमको जो है कि कृषि के लिए मल्चिंग प्रोसेस अपनाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमको कम सिंचाई करने की ज़रूरत पड़े। इसके अतिरिक्त हमको कैनाल की जो लीकेज है उसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि नहरों का जो पानी है वो फालतू कहीं तो नहीं लीकेज हो रहा है, बह रहा है। और जो लास्ट तरीका है वो क्या है कि रीयूज वाटर, हम पानी को फिर से यूज करने की कोई योजना बना करके इसको बचा सकते हैं। जैसे कि जब पानी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज किया जाता है तो हम उसको फिर से प्यूरिफाई करके, फिर से उसको फिल्टर करके, ऐसे हमारे पास प्लानिंग हो, ऐसी योजनाएं हों कि फिर से उनको हम फिल्टर कर दें, फिर से उनको हम फ्रेश करके फिर से उसका इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए कर लें। इन सब सारे तरीक़ों से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से ज्योग्राफी का जो ये लेसन नंबर 2 है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जय हिंद।